हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के लिए होगा। इसमें हम आप लोगों को 4-5 लेक्चर दे चुके हैं भाई, और टाइम न मिलने के कारण अभी आपका जो लेक्चर था वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा था। हालांकि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग पिछले लेक्चर से देख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस यहाँ पे हम केवल हमारे स्टार्ट करने का पर्पज़ ये है कि जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे क्लियर करा दूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंसते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे आज का जो सेशन होने वाला है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड की ये बुक है भाई, आप लोग परचेस कर लीजिएगा और इसी से पढ़िएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को आज बताऊं कि आज का जो हेडिंग होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को वैसे चीज़ें नहीं बताऊंगा जो कि फालतू में ऐसे ही मतलब किताब मतलब हमारा जो नोट्स है वो भरे, ठीक। वो चीज़ें पढ़िए जो आपके एग्जाम में आए, ठीक। यहाँ पे हमारा पहला यहाँ पे जो टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टार्क इक्वेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टार्क इक्वेशन क्या होता है और इसको कैसे हम डिराइव करेंगे, इसके बारे में हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात की जाती है टार्क इक्वेशन, यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात की जा रही है। इसके पहले आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने डीसी मोटर के लिए क्या पढ़ा होगा, टार्क इक्वेशन पढ़ा होगा। वो किसके लिए क्या होता है, टी जो हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई के, ठीक। टी जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई के, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पे हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा टार्क इक्वेशन, हम इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, इस थोड़ा स्टेटमेंट को लिख लेंगे ताकि आप लोगों का जो नोट्स हो बहुत ही अच्छे से दिखे और एग्जामिनर इन सभी चीज़ों को पढ़े तो भाई लगे कि हाँ इसको टॉपिक में इसमें कुछ न कुछ चीज़ें हैं, इनको हमें देख लेना चाहिए। इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यदि इंडक्शन मोटर में जो हमारा बला गुण यानी टार्क है टी, और जो इसमें रोटर करंट है I2, फ्लक्स प्रति स्टेटर पोल फाई है, यानी इसका जो पोल है, पोल की संख्या जो है हमारे फाई है, तथा रोटर के पावर फैक्टर कास फाई 2 हो, तो डीसी मोटर के टार्क के अनुसार, यानी डीसी मोटर के टार्क के अनुसार हम देखेंगे अभी, और सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे देखेंगे बला गुण टी, फ्लक्स, यहाँ पे देखेंगे जो हमारा बला गुण लेंगे इसमें टी लेंगे, फ्लक्स जो होगा फाई होगा, और जो यहाँ पे रोटर करंट होगी वो I2 होगा, तथा पावर फैक्टर जो होगा कास फाई 2 के समानुपाती होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे होगा। जो हमने बोला टार्क, अब किसके हम बोले, जैसे कि आप लोगों को बोला कि डीसी मोटर आप लोगों ने पढ़ा, किसके लिए होता है आई, या फाई कह सकते हैं, फाई आई ए, ठीक, आई ए। अगर यहाँ पे ए आर्मेचर के लिए टी ए ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसी के अनुसार हम, ये तो हमारा डीसी के लिए हो गया या डीसी मोटर के लिए हो गया, ये मोटर के लिए हो गया, लेकिन हम यहाँ पे थ्री फेज के लिए बात की जाएगी तो यहाँ पे जो हमारा टार्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फ्लक्स क्या है यहाँ पे फाई है तो फाई के होगा, और क्या है I2 है, I2 होगा, और यहाँ पे जो हमारा है किसके समानुपाती है, पावर फैक्टर जो है कास फाई 2 के समानुपाती है। आप लोग देख सकते हैं जो चीज़ें हमने कहा, यानी टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके हैं, फ्लक्स के हैं, करंट I2 के हैं, कास फाई 2 के, ठीक है। यानी जो हमारा कास फाई 2 है क्या है, पावर फैक्टर है, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, के ले लेते हैं, या कोई भी कांस्टेंट आप लगा सकते हैं, ठीक है। फाई I2 कास फाई 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया भाई, टार्क हो गया, ठीक। अब ये तो हमारा हो गया टार्क इक्वेशन, इसी को हम कहेंगे क्या, टार्क इक्वेशन हो गया भाई। अब जहां हमारा के क्या है, कि जहां लिख सकते हैं, जहां के क्या है भाई, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट यानी स्थिरांक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रख चुके होंगे भाई। अब आगे चलते हैं, यानी जब हमारा रोटर, अब इसमें कुछ स्थितियां हम लेते हैं, जैसे कि हमारा रोटर जो है क्या है, स्थिर अवस्था में है, लिख लेंगे यहाँ पे, जब रोटर क्या हो, स्थिर है, ठीक है, यानी हमारा किसी भी प्रकार का उसमें स्पीड नहीं है, यानी रोटर जो हमारा है स्थिर अवस्था में है, तो तब क्या होगा, तब हमारा जो E2 होगा, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फाई के होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे भाई। अब देखेंगे यहाँ पे इस बात को ध्यान रख लेंगे। अब यहाँ पे हम अगर टार्क की बात करेंगे, टार्क क्या हो जाएगा हमारा, K1। अब देखेंगे यहाँ तो K लिए थे, यहाँ पे K1 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे जो हमारा E2 जो हमारा EMF है E2 हो जाएगा I2 अवकाश फाई 2 हो जाएगा, ठीक है। एक इस कंडीशन के लिए लिखा गया है भाई, ये जब हमारी मोटर जो सॉरी जो हमारा रोटर होगा स्थिर अवस्था में होगा तब के लिए है, ठीक। अब चलते हैं आगे हम, जब हमारा यहाँ पे क्या कहें कि जो हमारा, अब लिख लेंगे यहाँ पे भी, जहाँ
जहाँ K1 जो K1 है ये क्या है, कांस्टेंट है, ये भी हमारा स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है, इसको हम लिख लेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट है। आगे चले भाई, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम यहाँ पे टार्क इक्वेशन बता दिए। टार्क इक्वेशन क्या होता है, के फाई, ये के क्या है, कांस्टेंट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, के फाई आई टू कास फाई टू हो गया। और यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारा रोटर स्थिर अवस्था में है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जो टार्क होगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 E2 I2 कास फाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो इस किसके लिए निकाले हैं हम, ये रोटर के लिए है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। अब अगर यहाँ पे कहा जाए, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टार्क को बढ़ाएंगे तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, अगर हम फाई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टार्क हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस बात को ध्यान रखते होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। जब हमारा रोटर क्या हो, इंडक्टिव हो, क्या हो, जब हमारा रोटर इंडक्टिव होगा तब क्या होगा, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, चलिए लिख लेते हैं भाई। चलिए भाई, मैंने क्या कहा, जब हमारा रोटर क्या हो, इंडक्टिव हो, तो इंडक्टिव होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखेंगे, जब हमारा इंडक्टिव होगा तब क्या, तब के लिए थोड़े स्टेटमेंट को लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, कि जब रोटर इंडक्टिव हो तो रोटर करंट I2 और जो हमारा रोटर का EMF होता है E2 से फाई एंगल जो होता है वो क्या होता है, लैगिंग होता है। अब लैगिंग कितना होता है, यह हमारा जो φ2 होता है, ये जो हमारा φ2 होता है 90 डिग्री क्या होता है, लैगिंग होता है। 90 डिग्री लैगिंग होगा, तब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम इंडक्टिव की बात की जा रही है, तब हमारा क्या हो जाएगा, तथा, यहाँ लिख देंगे तथा कास फाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कास फाई टू इक्वल टू क्या लिख लेंगे, कास फाई टू इक्वल टू 90 डिग्री है, और कास 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप लोगों को पता होगा, 0 होती है। कास फाई टू की वैल्यू, कास 90 की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, इसकी सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, 0 हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलें, आगे चलना है तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो हमारे कास फाई टू की वैल्यू 0 हो गई, यानी हमारा टार्क क्या हो जाएगा, इस स्थिति में टार्क हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सॉरी, टार्क 0 नहीं होगा, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यानी हमारा इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो यानी टार्क हमारा सिंपली सी आ गई बात, 0 हो जाएगा। जब हमारी कास फाई टू ही 0 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कास 90 की वैल्यू 0, यानी इस स्थिति में हमारा टार्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और बात की जाए कि अगर हमारा जब ये नॉन इंडक्टिव होगा तो इस स्थिति में हमारा जो टार्क होगा क्या हो जाएगा, टार्क हमारा क्या हो जाएगा भाई, टार्क हमारा हो जाएगा, नॉन इंडक्टिव की बात यहाँ पे की जा रही है, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम क्या कह लेंगे, तो इसको हम कह लेंगे, या फिर कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसमें कास फाई टू की वैल्यू 1 रख देंगे, क्या रख देंगे, कास फाई टू की वैल्यू 1 रख देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा E2I2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा नॉन इंडक्टिव के लिए, आप लोग ध्यान में रख लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन इंडक्टिव के लिए, नॉन इंडक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, यानी जो हमारा थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, सॉरी, कास फाई टू की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं भाई, अब स्टार्टिंग टार्क की बात करते हैं, अब आपका खेला शुरू हो रहा है। ठीक, चलिए इंडक्टिव, अब यहाँ पे हम क्या इंडक्टिव नॉन इंडक्टिव की बात कर लिए हैं, अब हम करते हैं स्टार्टिंग टार्क की बात। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग टार्क की। तो जो हमारा रोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है उसको हम दिखाते कैसे हैं, तो ये हमारा हो गया एक सर्किट हो गई, ये हमारे सेकेंडरी साइड के है, यानी रोटर की सर्किट है। रोटर में हम क्या लिख रहे हैं, जो भी हमें पैरामीटर होगा हमारा, उसको हम जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं R2 लिखे हैं, X2 टू वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, E1 की वैल्यू नहीं लेंगे, R1 की वैल्यू नहीं लेंगे, X1 की वैल्यू नहीं लेंगे, और Z1 की वैल्यू नहीं लेंगे। ये हमारा जो हमारा 2 दिखाया जा रहा है, किसके लिए दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है हमारा रोटर के लिए। ठीक है, जब भी हम 2 लिख देंगे तो वहाँ आप लोग समझ जाइएगा कि ये रोटर की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने कहा कि ये हमारी सर्किट है, ये हमारी सेकेंडरी साइड की सर्किट है, रोटर की सर्किट है। यहाँ पे हम R2 दिखाए हैं, रेजिस्टेंस है हमारा, एक हमारा इंडक्टेंस है, इसे हम X2 लिखे हैं, और इसका जो इम्पीडेंस होता है उसे हम Z2 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैरामीटर लिखे हुए हैं इनको हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, अब जो E2 है यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, E2 कहते हैं, रोटर EMF पर फेज है हमारा। ठीक है, रोटर EMF पर फेज है, और R2 क्या है हमारा, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज है, X2 क्या है, रोटर इंडक्टेंस पर फेज है, I2 हमारा रोटर करंट है, और cos फाई टू हमारा पावर फैक्टर है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे इम्पीडेंस की वैल्यू, तब हमारा इम्पीडेंस क्या होगा, लिख देंगे यहाँ पे, तब इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं। Z2 इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों ने BEE में पढ़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 ही दिया है, इसको आप लोग समझ सकते हैं RL सर्किट। ठीक है, RL सर्किट समझ सकते हैं, तो इसका क्या हो जाता है, R² प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेंगे,
R2 है ना भाई, तो वहाँ पे क्या कर लेंगे x2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, x2 का स्क्वायर कर लिए। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमें करंट I2 की वैल्यू निकालना हो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं करंट भी लिख देते हैं, I2 लिख दिए। ठीक, करंट हमारी I2 हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे I2 की वैल्यू कैसे निकालते थे, तो आप लोग जानते होंगे I2 वहाँ पे हम जैसे BW में पढ़े हैं, तो क्या होता है EMF अपान क्या हो जाता है इम्पीडेंस। ठीक, तो EMF क्या है E2 है हमारा, और इम्पीडेंस क्या है Z अंडर रूट में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी करंट हमारी I2 ये आ गई। ठीक, Z की वैल्यू जो आ गई है उसको भी लिख लेंगे आप लोग, और जो हमारी इम्पीडेंस आई है उसको भी लिख लेंगे आप लोग। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे का पावर फैक्टर की बात की जाएगी, कास φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा R2 अपान Z2 होता है। ठीक, यानी रेजिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा जो हमारा इम्पीडेंस है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है, हमें यहाँ पे Z की वैल्यू पुट कर देना है और कुछ नहीं। तो R2 अपान Z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है सेम टू सेम यही लिख देंगे भाई, और बहुत ही सिंपल है आपका ये डेरिवेशन x2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया कास φ2 की वैल्यू, यानी पावर फैक्टर हमारा निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं जब हमारा क्या हो स्थिर अवस्था में या प्रारंभिक अवस्था में बला घूर्ण हो, यानी स्थिर लिखेंगे, स्थिर अवस्था में या प्रारंभिक बला घूर्ण, प्रारंभिक बला घूर्ण। चलिए अब यहाँ पे टार्क, यहाँ पे बला घूर्ण यानी टार्क की बात की जाए, टी इक्वल टू क्या पढ़ेंगे आप लोग, K1 E2 I2 कास φ2। ये तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, किसका है हमारा, ये हमारा है टार्क इक्वेशन है हमारा आपका। अब देखेंगे यहाँ पे जो भी वैल्यू है उनको हमें पुट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें K1 E2 I2 की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, E2 की वैल्यू I2 की वैल्यू है E2 अपान अंडर रूट के R2 प्लस X2 का होल स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख लीजिए ये है हमारी, इंटू कर दीजिए इसको R2 अपान के अंडर रूट में R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। अब आगे क्या कर लेंगे, इनको सिंपली से हल कर लेंगे सिंपल वे में। अब देखेंगे K1 E2 और E2 दो जगह है, तो E2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहाँ पे R2 है, R2 लिख लीजिए, और देखेंगे यहाँ पे नीचे सेम वैल्यू होती है तो उनका होल स्क्वायर हो जाता है, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इसका मतलब X2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या है भाई, ये आपका हो गया स्थिर अवस्था में जब है तब हमारा क्या होगा स्टार्टिंग टार्क। ठीक, तो एक इसके लिए है भाई, ये स्थिर अवस्था में जब रहेगा तो अब के लिए हमारा स्टार्टिंग टार्क कुछ ये हो जाएगा, टार्क का यहाँ पे देखेंगे ओम मीटर लेंगे। ठीक है, तो इसकी यूनिट है जो वो आपको लिख दी नहीं है यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे टार्क आपका आ गया, ये स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग कंडीशन के लिए क्या आ गया हमारा K1 E2 का स्क्वायर R2 अपान क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा स्टार्टिंग के लिए है, यहाँ पे स्टार्टिंग लिख सकते हैं हम। चलिए अब आगे चलते हैं भाई, आगे क्या है आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अब जैसा कि आप लोगों को बताया स्टार्टिंग टार्क के लिए बता दिया, अब रनिंग टार्क के लिए क्या होगा, रनिंग टार्क ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर जब हमारी रनिंग कंडीशन में होगी तब के लिए क्या होगा हमारा टार्क। ठीक, तो यहाँ पे हम दूसरा हमारा जो फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ नहीं है, बस यहाँ पे स्लिप की वैल्यू आ जाती है, यानी जब हमारी मोटर हमारी रन करती है तो उसमें क्या होता है स्लिप आ जाता है। ठीक, तो जो हमारा स्लिप इसे हम सरपड़ बोलते हैं भाई हिंदी में। ठीक, अब यहाँ पे E2 जैसा कि मैंने बताया I2 क्या है, R2 क्या है, X2 क्या है ये तो बता दिया। अब यहाँ पे S क्या लिख लेंगे, स्लिप है, तो लिख लीजिए यहाँ पे S इक्वल टू स्लिप। ठीक है, अब चलते हैं आगे, यानी रनिंग कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा। अब चलते हैं आगे भाई, यहाँ पे देखेंगे। ठीक, अब पेन चेंज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं रनिंग कंडीशन में, यानी रनिंग कंडीशन में हमारा क्या होगा, रनिंग कंडीशन में। ठीक, रनिंग कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो हमारा XR है वो क्या हो जाएगा भाई SX2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें स्लिप की वैल्यू जुड़ जाती है SX2 हो जाती है, यानी रनिंग कंडीशन की बात की जा रही है। ठीक है, और ER मतलब जो हमारा EMF है वो क्या हो जाएगा SE2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई SE2 हो जाता है। ठीक, यानी इसमें भी स्लिप का गुणा हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे चूंकि टार्क हमारा क्या होता है, चूंकि हमारा टार्क क्या होता है, टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई I2
कास फाई टू के होता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है भाई। अब देखेंगे यहाँ पे चूकी है भाई, अब यहाँ पे इसलिए क्या होगा, इसलिए रनिंग टार्क हमारा क्या हो जाएगा, रनिंग टार्क हमारा रनिंग टार्क क्या हो जाएगा, टी आर लिख लेंगे। ठीक है, रनिंग टार्क हम टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आर, यहाँ पे जो हमारा है आई टू है उसको आर कर देते हैं। ठीक, फाई कर देते हैं, कास फाई आर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया कि कुछ नहीं किया भाई, रनिंग के लिए हम ले रहे हैं तो जो पैरामीटर है उसको आर के टर्म में लिख ले रहे हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे करंट को भी लिखेंगे, हमारा आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया स्टार्टिंग के लिए ई टू अपान जेड टू लिखते थे, यहाँ पे हम रनिंग के लिए ले रहे हैं तो ई आर अपान जेड आर लिख लेंगे। ठीक, अब करंट की वैल्यू जो होती है इसको थोड़ा बता दीजिए आप लोग, ई आर अपान अंडर रूट में क्या लिख लेंगे हम लोग, आर टू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्लिप जुड़ जाएगा भाई, इस बात को ध्यान रखें, यहीं पे गलती होती है, इसको आप थोड़ा सुधारेंगे, यहाँ पे स्लिप जरूर लिखिएगा। ठीक है, यहीं पे आप लोग गलती करते हैं, मैंने देखा है। ठीक, अब यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू आ गई है, यानी रनिंग कंडीशन की जो करंट है वो तो हमारी आ गई। अब हमारा जो पावर फैक्टर है उसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, फाई आर, तो एक किस क्या होता है, आर टू अपान क्या लिख लेते हैं, जेड आर लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आर टू अपान जेड आर की वैल्यू क्या है, जेड आर की वैल्यू यही तो है भाई, आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलें। अब ये तो हमारी हो गई, यहाँ पे हमारा करंट, ये हमारा पावर फैक्टर आ गया, ये हमारा करंट आ गया। ठीक, अब क्या लाना है हमारा, अब देखिए, अब आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, अब आज आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडक्शन मोटर में लिखते हैं, इंडक्शन मोटर में फाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ई टू के होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, फाई ई टू के प्रोपोर्शनल होता है, यानी टी आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आर फाई कास फाई आर के हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे हमें करना क्या होगा, टी आर जो होगा, टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आर की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे, तो आई आर की वैल्यू क्या है, सॉरी भाई यहाँ पे स्लिप भी होगी, यहाँ पे जो आई आर है यहाँ पे हमें स्लिप को लिखना है, यहाँ पे स्लिप भी होगा। ठीक, स्लिप को आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है भाई, स्लिप भूल गए हम। अब देखेंगे यहाँ पे एस ई टू हो जाएगा अपान के क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर इनटू का हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फाई, और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ई टू के है, तो ई टू लिख लीजिए यहाँ पे, इनटू इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, आर टू का पान क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, ये तो जानते हैं आप लोग। ठीक है भाई, आगे चलें, अब यहाँ से देखते हैं, टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यहाँ पे ई टू और ई टू है तो एस लिख लेंगे, स्लिप जो हमारा है उसको डायरेक्टली लिख लेंगे, ई टू का होल स्क्वायर इंटू आर टू हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये दोनों सेम सेम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, तो टी आर रनिंग के लिए बात की जा रही है तो टी आर के लिख लेते हैं, एस ई टू का स्क्वायर आर टू बट्टे का आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने लिख दिया, एक इसके लिए है भाई, एक इसके लिए है, रनिंग कंडीशन के लिए है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे मेन चीज़ एक स्लिप आ जाता है, रनिंग कंडीशन में हमारा कुछ नहीं होता है, रनिंग कंडीशन में आप लोग लिख लेंगे स्लिप आ जाता है, जहाँ एस इक्वल टू क्या है भाई, स्लिप है, जहाँ एस क्या है, स्लिप है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब एक कंडीशन और आती है, फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क आता है, मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क में क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को बस इतना लिख देना है। चलिए मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ भाई, आप लोग बोलेंगे सर लड़कियों वाली पेन से लिख रहे हैं आप, पेन चेंज कर दिया भाई। चलिए अब मैं करता हूँ मैक्सिमम के लिए। दोस्तों आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना है, जब कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क की बात की जाएगी तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा आर टू इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स टू, इस तनी पॉइंट को लिखते ही आप लोगों का ये डेरिवेशन पूरा होता है। अब लिखना इसमें क्या होता है, अब देखिए फिर से आप लोगों को, आप लोग बोलेंगे कि भाई लड़कियों वाली पेन से लिखना चालू कर दीजिए सर जी आप, चलिए लड़कियों वाली पेन नहीं, अब लड़कों वाली पेन लेते हैं, आप लोगों की पसंद क्या है, रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, और क्या।
ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जो स्टार्टिंग टार्क है क्या कहेंगे इसमें कि जो स्टार्टिंग टार्क है उस समय अधिकतम होगा जब हमारा रोटर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो हमारा प्रतिघात है वो दोनों बराबर होते हैं, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे लिख लेंगे, यानी इंडक्शन मोटर का लिख लीजिए, इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उस समय अधिकतम होगा जब रोटर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के बराबर होगा। यानी बात इतनी आप लोग लिख देंगे भाई, आप लोगों का 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है भाई, 3 चीज़ों को आप लोगों को निकालना है। 2 चीज़ों तो बहुत ही सिंपल है, स्टार्टिंग के लिए निकाल लेंगे आप लोग और रनिंग के लिए निकाल लेंगे, और मैक्सिमम के लिए आप लोगों को बताया कि x2 इक्वल टू R2 हो जाता है। सॉरी, या बोल सकते हैं, जो बोला कोई गलत बात नहीं बोला, R2 इक्वल टू x2 बोल दें या x2 इक्वल टू R2 बोल दें, दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। ठीक है, मैंने ही आप लोगों को बताया कि स्टार्टिंग के लिए क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के लिए कुछ नहीं, उसमें स्लिप की वैल्यू नहीं होगी, यानी यहाँ पे स्लिप हटा दीजिए, यानी सेम टू सेम हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग के लिए। रनिंग में क्या होता है, रनिंग कंडीशन में आप लोगों का स्लिप आ जाता है, तो यहाँ पे हम स्लिप को ऐड कर देते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने आप लोगों को डेरिवेशन करके बताया भाई, और ये 5 नंबर में आप लोगों के एग्जाम में आता है और आने की संभावना है, क्योंकि अगली बार आप लोगों से पूछा गया था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया था। थोड़ा आप लोगों के लैंग्वेज को घुमाया था, लेकिन उसको आप लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ के पेपर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास काफ़ी टाइम होता है, तो उसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों से इस लेक्चर में विदा लेता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।